ब्रेन हेमरेज होता किन वजूहात की बिना पर है? एक तो ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, सर्जरी ही वाहिद हल है या इसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में रखा जा सकता है? टॉपिकली हम जाके उस पूरे हेमरेज को रिमूव कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिकेशन इज़ द बेस्ट। कि एक बार अगर हेमरेज हो गया तो आया क्या ये दोबारा भी हो सकता है? बिल्कुल दोबारा हो सकता है। टोबैको कंज्यूमर्स यानी कि जैसे सिगरेट पीने वाले लोग हैं, तो क्या ऐसे लोगों को निस्बतन ख़तरा ज़्यादा होता है? जी बिल्कुल यार सर, ये समझें कि 5% इनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी रिकवरी भी उनमें लेट होती है। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूँ यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज और इसके साथ साथ हम बात करेंगे स्पाइनल इंजरीज़ के मुतालिक। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन NMI हॉस्पिटल कराची। तो चलिए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। ब्रेन हैमरेज के मुतालिक अगर एक शख्स जानना चाहे तो सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ब्रेन हैमरेज होता किन वजूहात की बिना पर है, और दूसरा ये कि अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात की जाए तो वो कौन कौन सी हैं? यासिर, अगेन दिस इज़ अ वेरी कॉमन इशू। ब्रेन हेमरेज जो हमारे पास आते हैं अक्सर ये समझे कि लेट 40s से 60s के दरमियान की इश्यूज़ होते हैं जो पेशेंट्स को होते हैं, और अक्सर जो उनके मोस्ट कॉमन इश्यूज़ देखे गए हैं वो एक तो ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, ब्लड डिजीज़ हैं, कोगुलेटिव डिजीज़ जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस वगैरह लेते हैं, जैसे जिनको कार्डियक इश्यूज़ रहते हैं वो। अब ये या उनकी जो ब्लड वेसल हैं ब्रेन की उनमें कैल्सिफिकेशंस वगैरह हो गई हैं, एमलॉइड डिजीज़ वगैरह है, तो ये लोग जो है ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। अगेन जिन पेशेंट को सडन घर में बैठे हुए हैं और सडनली कोमा में चले गए, या उनके हाथ की वीकनेस हो गई, या उनको अचानक से फिट्स पड़ गए, पहले कोई हिस्ट्री नहीं है और बेहोश हो गए, तो 90% ये समझिए कि उनके दिमाग की कोई ना कोई रग फटी है। इन्वेस्टिगेशन जिसकी तरफ हम जाते हैं दैट इज़ CT स्कैन, क्योंकि इसका इजीली अवेलेबल भी है और डायग्नोसिस कर लेता है कि हमें क्या करना है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि वेंस के हवाले से या दिमाग की नसों के हवाले से अगर बात की जाए तो अमूमी तौर पर दो तरह के केसेस आते हैं हेमरेज में। एक वो कि जी नस फट चुकी, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि सर अंदर ही कुछ क्लॉटिंग हो जाती है। हाँ, हेमरेज उसके मुतालिक क्या कहना चाहिए? हेमरेज के बेसिकली दो स्ट्रोक, इट इज़ टाइप ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के दो टाइप्स हैं, एक है इस्केमिक स्ट्रोक, एक है हेमरेजिक, क्योंकि हम जिसको डील करते हैं दैट इज़ मोर हेमरेज। स्ट्रोक जो है वो दो किस्म के जैसे है। इस्केमिक में ये होता है कि वेसल ब्लॉक हो गई लेकिन वो रप्चर नहीं हुई, आगे के ब्रेन के जितना हिस्सा है उसको उसने सुन कर दिया, उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई, और ये पेशेंट भी इसी तरह ही प्रेजेंट करेंगे। या तो उनको फिट्स पड़ेंगे, हाथ पाँव की कमज़ोरी होगी और उनका कॉन्शियस लेवल बहुत कम हो जाएगा, ये उनकी प्रेजेंटेशन होगी। और जब हम उनका स्कैन कराएंगे, इनिशियल स्कैन तो मे बी करेक्ट हो, बिकॉज जो उसमें इस्केमिक चेंजेस हैं वो 12 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर ही प्रेजेंट करती हैं। उसके डिफरेंट इमेजेस हम करवाते हैं, परफ्यूजन वेटेड इमेज और इस तरह के होते हैं फ्लेयर वगैरह, इन पे इनका पता चलता है कि भाई उनको जल्दी से पकड़ें। अब इसमें अगर जल्दी हो जाती है तो उसकी एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट्स हैं, और एक दो गवर्नमेंट इदारों में भी मौजूद है, जैसे कि हम बात करें NICUD वगैरह में, तो अगर अर्ली डायग्नोस हो जाती है तो विदिन 8 आवर्स आई थिंक उन पेशेंट अगर पहुंचता है, जो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आ जाता है तो उस क्लॉट को वहाँ से हटाया जा सकता है। ठीक। अच्छा सर, ये बताइए कि हेमरेज के लिए क्या सर्जरी ही वाहिद हल है या इसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में रखा जा सकता है? या सर इसमें देखें अब तो बहुत एडवांसमेंट है, तो उसको एंडोस्कोपिकली भी निकाला जा सकता है। एंडोस्कोप मीन्स के मिनिमल इन्वेसिव, जिस तरह से आपने कहा कि एंडोस्कोपिकली हम जाके उस पूरे हेमरेज को रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कहीं पे वो अवेलेबल नहीं है तो अगेन बोन को पूरी को हटा के और फिर उसको निकाला जाता है। इसमें साइज़ उसका बहुत मैटर करता है। अगर उसका साइज़ ये समझे कि अबाउट 25 ml तक है तो उसका आउटकम अच्छा होता है, लेकिन इससे ज़्यादा है 50 ml 60 तक का हेमरेज हुआ है तो उसका आउटकम इतना ख़ास अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ें वो है जो हमें अटेंडेंट्स को, फैमिलीज़ को समझानी पड़ती हैं। जी। लेकिन मैं इसमें बेस्ट समझता हूँ कि प्रिवेंटिव मेडिकेशन इज़ द बेस्ट। ठीक। अच्छा सर, इसके मुतालिक एक और बात भी जो कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि हमारे व्यूवर्स भी पूछते हैं, वो ये है कि एक बार अगर हेमरेज हो गया तो आया
क्या ये दोबारा भी हो सकता है? और अगर ये दोबारा हो सकता है तो इसकी क़ब्ल वक्त जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो क्या है? ये भी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया यासर। देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल दोबारा हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल उसमें दोबारा डिपेंड करता है कि पेशेंट मेडिकेशन किस तरह की ले रहा है, ठीक, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। जैसा कि आपको पता है फास्ट फूड वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें आजकल। अब सबसे पहले तो उसको लाइफ स्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा। अगर वो कार्डियक मेडिकेशन या ब्रेन इस्कीमिक या हेमोरेज की वजह से जो मेडिकेशन जिस पे वो है, उसके लिए उसको अपनी रिपोर्ट्स करवानी होती है, जिसमें उसमें लिवर प्रोफाइल अपना करवाना होता है, लिपिड प्रोफाइल अपना वो करवाए, और साथ में जो है वो ब्लड टेस्ट होते हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, PTA, PTT और INR के टेस्ट वक्तन फ़वक्तन वो करवाता रहे, ठीक, अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप रखे। उससे पेशेंट की जो है वो पता चलता रहेगा कि हाउ गुड ही इज़ डूइंग। ख़ास तौर पर जो अल्कोहलिक या टोबैको कंज्यूमर्स यानी कि जैसे सिगरेट पीने वाले लोग हैं या मावा खाने वाले लोग हैं या इवन पान बहुत ज़्यादा खाने वाले या इवन शराब पीने वाले, तो क्या ऐसे लोगों को निस्बतन ख़तरा ज़्यादा होता है? जी बिल्कुल यासर, ये समझें कि 5% इनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जो स्मोकिंग की तरफ है। सर 5% या इंटू 5%? इंटू 5% समझ लें, बल्कि 10 फोल्ड्स इंक्रीज समझें कि वो आम परसेंट से 10% ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं डिजीज़ के भी, और उसकी रिकवरी भी उनमें लेट होती है। तो स्मोकर्स का तो है, अल्कोहलिक पेशेंट्स जो हैं उनका भी है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि आगाही के हवाले से, ख़ास तौर पर दिमागी सेहत की आगाही के हवाले से, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी कौम को ये पता हो कि ये भी कुछ बीमारियां हैं और इनके मुतालिक भी हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए यासर, सबसे पहले तो उनको एक अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट जो भी उनकी डिजीज़ हैं उनके बारे में लेनी चाहिए, और प्रॉपर डॉक्टर्स से लेनी चाहिए। जो भी किसी इधर इज़ डायबिटिक, अक्सर मैंने देखा है जो डायबिटिक हैं वो अपनी मेडिकेशन जो ले रहे हैं वो सालों साल ले रहे हैं, फिर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने एवरी 6 मंथ अपना फॉलोअप अपने डॉक्टर के पास, इवन यू आर ओके तो आप करवा लेते हैं, यू आर फाइन। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकेशन ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, और उसको वो अब वो रेजिस्टेंट हो गए हैं, हमारे पास आते हैं, पता चला कि भाई ये 5 साल से 3-4 साल के बल्कि वो ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं की। तो उनको फॉलोअप में रहना चाहिए। कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? जो एक पैगाम अगर आप बात करें तो स्पेशली हम क्योंकि ब्रेन ट्रॉमा को भी डील करते हैं, तो मैं लोगों को इस बारे में आगाही दूंगा कि हेलमेट वगैरह पहने। हेलमेट बहुत ज़रूरी है। ब्रेन इंजरीज़ बहुत कॉमन है हमारे माशरे में, स्पेशली यंग एडल्ट, स्पेशली जो बाइकर्स हैं ना, वो अपनी बाइक सेफली ड्राइव करें। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा। ठीक, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, NMI हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।